नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस ब्राह्मणे माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश की सीरीज में तीसरा टॉपिक लेके आए हैं, मध्य प्रदेश का सतपुड़ा मेकल श्रेणी का पठार। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश की जो सीरीज चल रही है हमारी बहुत बेसिक तरीके से, और इन्हीं मध्य प्रदेश की सीरीज में हमारे पठार चल रहे हैं, और यही पठारों में हमारा तीसरे नंबर का जो पठार है सतपुड़ा मेकल श्रेणी। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में कवर किया था नर्मदा सोन घाटी पठार। क्लियर है, एक सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं हम, एक बड़े से छोटे की ओर पढ़ रहे हैं, अर्थात हम मालवा पढ़ा है, मालवा के बाद नर्मदा सोन घाटी पढ़ी है। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी के बाद हम तीसरे नंबर पे पठार के जो पढ़ने वाले हैं वो है सतपुड़ा मेकल श्रेणी, सतपुड़ा मेकल श्रेणी का पठार। ठीक है, तो आज हम मध्य प्रदेश का तीसरा टॉपिक या तीसरा पठार स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पिछले पठारों में बहुत बेसिक तरीके से पूरे फैक्ट कवर किए हैं, उसी प्रकार इस पठार में भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि आप ये वीडियो देखने से पहले पिछला वीडियो देखिए, ताकि आपको एक सीक्वेंस से बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सतपुड़ा मेकल श्रेणी। ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी पिछले वीडियो में नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, इससे पिछले और वीडियो में देखा था मालवा का पठार। क्लियर है, एक सीक्वेंस चल रहे हैं, ये बड़े से छोटे की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे कि मालवा पढ़ा था हमने 88,222 वर्ग किलोमीटर में करीबन 28% का योगदान रखता है। ठीक है, उसी प्रकार नर्मदा सोन घाटी पढ़ी हमने 86,000 वर्ग किलोमीटर में 26% का योगदान है। ठीक है, उसी प्रकार आज जो पढ़ने वाले हैं सतपुड़ा मेकल श्रेणी। सतपुड़ा मेकल श्रेणी मध्य प्रदेश में कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो 34,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए कि कितने परसेंट में फैला हुआ है, कितने परसेंट का योगदान रखता है सतपुड़ा मेकल श्रेणी, तो 11% का योगदान रखता है। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। क्लियर है, 34,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सतपुड़ा मेकल श्रेणी। ठीक है, परसेंट में देखा जाए तो 11%। ठीक है, 11% का योगदान रखता है। ये भी याद रखिएगा आप लोग कि आपको मैंने ये जो मैंने छोड़ा है, ये आपको स्पष्ट दिख रहा है, ये पूरा कौन सा पठार है? सतपुड़ा मेकल श्रेणी। मैंने वैसे तो पूरे पठार को मैपिंग में दर्शाया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये मध्य भारत का पठार है जो मैंने रेड मार्कर से दर्शाया है। ठीक है, उसी प्रकार ग्रीन मार्कर से जो मैंने दर्शाया वो बुंदेलखंड है। क्लियर है, और ये जो ब्लू है ये बघेलखंड पूर्वी पठार भी कहते हैं, और ये सबसे बड़ा मालवा है, और ये जो है नर्मदा सोन घाटी, और ये जो रेड में दिख रहा है आपको ये रीवा पन्ना का पठार। क्लियर है, यहाँ पे कोई मार्कर्स का यूज नहीं किया, मैं खाली छोड़ा हूँ। ठीक है, ये है सतपुड़ा मेकल श्रेणी जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैंने बताया कि सतपुड़ा मेकल श्रेणी कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो आपको ये भी पता हो जाना चाहिए कितना है, 34,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर लगा दिया हूं यानी वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं परसेंट में देखा जाए तो कितने परसेंट का योगदान है? 11%। ठीक है, पूरे एमपी में कितना परसेंट का योगदान है? 11%। ठीक है, अब ये देखते हैं कि सतपुड़ा मेकल श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ था, उद्गार कैसे हुआ है, उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, हम यहाँ पे भी दर्शाए गए हैं निर्माण। ठीक है, या उत्पत्ति कह सकते हैं या उद्गार कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सतपुड़ा मेकल श्रेणी का निर्माण बेसाल्ट सेल के लावा व डक्कन ट्रेप सेल से हुआ है। याद रखिएगा, मैंने बताया आपको कि निर्माण कि सतपुड़ा मेकल श्रेणी का निर्माण बेसाल्ट सेल के लावा व डक्कन ट्रेप की सेल से हुआ है। ये याद रखिएगा, ये है निर्माण, इससे निर्माण हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपको पता था मालवा का निर्माण कैसे हुआ था, तो बता दिया गया था आपको। ठीक है, डक्कन ट्रेप सेल के लावा मिट्टी से हुआ है। उसी प्रकार मैंने आपको नर्मदा का बताया, नर्मदा नदियों द्वारा हुआ। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने बात किया कि सतपुड़ा जो मेकल श्रेणी इसका निर्माण कैसे हुआ था? बेसाल्ट। ठीक है, क्या है? बेसाल्ट चट्टान सेल से, या बताया आपको डक्कन ट्रेप सेल। क्लियर है, ये याद रखिएगा आप लोग, ये निर्माण हुआ है। ठीक है, बात करते हैं स्थिति देखते हैं कि सतपुड़ा मेकल श्रेणी की स्थिति यानी लोकेशन कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, कौन से क्षेत्र में स्थित है, तो बेसिकली पॉइंट आपको स्पष्ट दिख रहा है कि सतपुड़ा मध्य प्रदेश के दक्षिण में है। ठीक है, साउथ एरिया में स्थित है
सतपुड़ा ब्लैंकेट। क्लियर है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको मैंने स्पष्ट बता दिया गया कि सतपुड़ा दक्षिण में स्थित है। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं, ये तो हमारे एमपी की बात है कि एमपी में यानी मध्य प्रदेश के दक्षिण में है, लेकिन हमें ये पता हो जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्र में, महाराष्ट्र के कौन से क्षेत्र में, गुजरात के कौन से क्षेत्र में, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में स्थित है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कौन से एरिया में है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, ये देखिए आप लोकेशन, ये वाला एरिया, यानी यहाँ पे उत्तर प्रदेश समझ लीजिए आप। ठीक है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे है और उत्तर प्रदेश से कौन से क्षेत्र में, यहाँ पे, यानी ये एरिया कौन सा हो गया हमारा, दक्षिण पश्चिम। यहाँ दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूरब है, ये उत्तर है। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। तो ये एरिया कौन सा हो गया, ये हो गया दक्षिण पश्चिम। किसकी बात करें, उत्तर प्रदेश। अगर बात करें कि बुंदेलखंड और रीवा पन्ना, बुंदेलखंड और रीवा पन्ना की बात करेंगे जब भी दक्षिण पश्चिम में ही आएगा, तो अर्थात ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड रीवा पन्ना पठार के दक्षिण पश्चिम में स्थित है सतपुड़ा मेकल श्रेणी, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये एरिया पूरा आ रहा है। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ व बघेल। छत्तीसगढ़ व बघेलखंड की बात करेंगे तो ये पश्चिमी क्षेत्र में है, यानी यहाँ पे छत्तीसगढ़ मान लीजिए और यहाँ पे बघेलखंड मान लीजिए। ठीक है, और इसके ये वाला एरिया कौन सा है, पश्चिम। तो ये कह सकते हैं छत्तीसगढ़ और बघेलखंड के पश्चिम में स्थित है। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, यानी 2 पॉइंट क्लियर किया हमने। उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड रीवा पन्ना पठार के दक्षिण पश्चिम में स्थित है सतपुड़ा मेकल श्रेणी। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ बघेलखंड पठार के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है सतपुड़ा मेकल श्रेणी। ठीक है, तीसरा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र के कौन से क्षेत्र में स्थित है, उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है सतपुड़ा मेकल श्रेणी। ठीक है, तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। गुजरात के कौन से क्षेत्र में स्थित है, तो देखिए गुजरात के पूर्वी क्षेत्र में है, यानी ये गुजरात, इधर गुजरात मान लीजिए और यहाँ पे कौन सा, सतपुड़ा है। तो ये एरिया कौन सा हो गया, पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, तो गुजरात के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है सतपुड़ा मेकल श्रेणी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राजस्थान का जिक्र करें, राजस्थान की बात करें तो कौन से क्षेत्र में स्थित है, तो आपको स्पष्ट दिख रहा है ये एरिया कौन सा हो गया है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राजस्थान है समझ लीजिए आप, और यहाँ पे सतपुड़ा मेकल श्रेणी। तो ये एरिया कौन सा हो गया, दक्षिण पूरब। क्लियर है? तो राजस्थान के दक्षिण पूरब में स्थित है सतपुड़ा मेकल श्रेणी। अगर बात करें नर्मदा सोन घाटी, तो मालवा की बात करें तो ये दक्षिण में स्थित है। ठीक है, मालवा का पठार व नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण में स्थित है। क्लियर है? इसके बाद देखिए मध्य भारत का पठार का जिक्र करें तो मध्य भारत पठार के भी दक्षिण पूरब में स्थित है। ये हुआ हमारे मध्य प्रदेश का सतपुड़ा मेकल श्रेणी का लोकेशन। क्लियर है? तो ये आपको पता हो जाना चाहिए। तो हमने बात किया निर्माण स्थिति। अब देखते हैं औसत ऊंचाई। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो कौन सा है, औसत ऊंचाई। एवरेज हाइट कितनी है सतपुड़ा मेकल श्रेणी। आपको यही बता दूं कि यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है सतपुड़ा। ठीक है, ये होशंगाबाद चलता है, यहाँ पे देखिए ये बड़वानी से लग जाता है और ये होशंगाबाद तक अपना चलता कौन सा, सतपुड़ा। लेकिन बात करें कि सतपुड़ा से आगे भी जो वो मेकल श्रेणी है। ठीक है, कुल मिलाकर एक साथ बोलते हैं सतपुड़ा मेकल श्रेणी, सतपुड़ा मेकल श्रेणी। क्लियर है? तो ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे नेक्स्ट की बात करें कि औसत ऊंचाई। तो यहाँ पे औसत ऊंचाई देखिए कितनी है, 300 से 600 मीटर औसत ऊंचाई है। कितनी है, 300 से 600 मीटर औसत ऊंचाई किसकी, सतपुड़ा मेकल श्रेणी के। क्लियर है? यानी लिख सकते हैं कितनी है, 300 से 600 मीटर। ठीक है, 300 से 600 मीटर औसत ऊंचाई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अक्षांश देशांतर विस्तार कि अक्षांश देशांतर विस्तार कितना है सतपुड़ा मेकल श्रेणी का। ठीक है, अक्षांश देशांतर विस्तार कितना है सतपुड़ा का। तो सबसे पहले देखते हैं अक्षांशीय विस्तार सतपुड़ा का। अक्षांश, ठीक है, लेटीट्यूड जो है वो कितना है सतपुड़ा प्लांट का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सतपुड़ा पठार का जो अक्षांश विस्तार है 21 डिग्री 6, जो कि मध्य प्रदेश का भी दक्षिण है, जो कि बुरहानपुर से स्टार्ट होता है। ठीक है, 21 डिग्री 6 याद रखिएगा, 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 15 उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, याद रखिएगा 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 15 उत्तरी अक्षांश तक ये सतपुड़ा मेकल श्रेणी का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, अब बात करते हैं देशांतरीय विस्तार। सतपुड़ा मेकल श्रेणी का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो वो भी देखिए 74 डिग्री, देखिए 74 डिग्री 30 या इसी को कह सकते हैं 74.5 भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा है,
74 भी कह सकते हैं यार, 74 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 42 पूर्वी देशांतर तक। ये है अक्षांश देशांतरी विस्तार। तो अब कुल मिलाकर एक साथ कह सकते हैं सतपुड़ा मेकल श्रेणी का अक्षांश देशांतर विस्तार कितना है। तो अक्षांश की बात करें तो 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 15 उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 42 पूर्वी देशांतर तक। ये है सतपुड़ा मेकल श्रेणी का अक्षांश और देशांतरी विस्तार। तो आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा है। अब इसे प्रैक्टिकल में मैपिंग से कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, जिले, कि यहाँ पे कौन कौन से जिले आते हैं, ठीक है। सतपुड़ा मेकल श्रेणी में कौन कौन से जिले आते हैं। तो देखिए यहाँ पे बड़वानी है, ठीक है। बड़वानी के बाद खरगोन है, खरगोन को पश्चिमी निमाड़ भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए बुरहानपुर है, क्लियर है, बुरहानपुर। और ये वाला एरिया देखिए यहाँ पे खंडवा है, पूर्वी निमाड़ कहते हैं, ठीक है। ये जो बैतूल है यहाँ पे हरदा है और ये होशंगाबाद, ठीक है। और यहाँ पे छिंदवाड़ा है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा। इसके बाद सिवनी है, बालाघाट है, और यहाँ पे देखिए मंडला, और ये जो एरिया थोड़ा सा नरसिंहपुर का आ जाता है, ठीक है। और ये थोड़ा पॉइंट डिंडोरी का आ जाता है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब बात करते हैं जिले के बाद नेक्स्ट है जलवायु, कि हमारे सतपुड़ा मेकल श्रेणी पठार में जलवायु किस तरीके है, कैसी जलवायु है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ की जलवायु। तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी की जलवायु है महासागरीय जलवायु। कैसी है, महासागरीय जलवायु है। जैसे कि मैंने आपको बताया था मालवा में महाद्वीपीय बताया था, नर्मदा सोन घाटी में महासागरीय बताया था, उसी प्रकार सतपुड़ा मेकल श्रेणी में कैसी जलवायु है, महासागरीय जलवायु है। कैसी है, महासागरीय, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं जलवायु के बाद वर्षा, यहाँ पे कितनी सेमी वर्षा होती है, ठीक है। आप जितने भी पठार पढ़ोगे उन्हीं पठारों को कंपेरिजन में पढ़िए, तुलना करते हुए पढ़िए, ठीक है। दो ले लीजिए, जैसे मालवा लिए, मालवा के बाद आप नर्मदा सोन घाटी, दोनों का कंपेरिजन कर लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट पठारों में भी ऐसे क्रम चलाते रहिए आप, ठीक है, ताकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि सतपुड़ा मेकल श्रेणी का वर्षा कितनी सेमी होती है, ठीक है। तो ये बताया मैंने आपको, जैसे नर्मदा सोन घाटी में बताया था, कितना बताया था, 125 से 175 बताया होगा, ठीक है। उसी प्रकार आपको यहाँ पे जो वर्षा है कितनी सेमी होती है, तो वो याद रखिएगा आपको, यहाँ पे 125 से 200 सेमी तक वर्षा होती है, ठीक है। याद रखिएगा आप कि सतपुड़ा मेकल श्रेणी में वर्षा कितनी सेमी होती है, 125 सेमी यानी सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक, ठीक है। और आपको बता तो अधिकतम वर्षा इसी पठार में होती है, कहाँ पे, होशंगाबाद के कहाँ, पंचमढ़ी में होती है, ठीक है। कितनी होती है, अधिकतम है, ठीक है, 213 सेंटीमीटर तक, क्लियर है। तो ये भी है। और न्यूनतम कहाँ है, भिंड में है, यानी मध्य भारत के पठार जो कि हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, भिंड में है, कितनी है, 55 सेमी तक होती है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वर्षा के बाद नेक्स्ट है मौसम, कि यहाँ पर मौसम की बात करें कि गर्मी में कैसा होता है और ठंड में किस तरीके का मौसम होता है, ठीक है। ये कह सकते हैं ग्रीष्मकालीन समयकाल में किस तरीके का गर्मी होती है और शीतकालीन में ठंड की बात करें, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, सतपुड़ा मेकल श्रेणी में गर्मी की बात करें तो गर्मी में बहुत अधिक गर्मी होती है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। यानी शीतकालीन समयकाल देखा जाए, ठीक है, अप्रैल मई जून में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, समझ में आ गया। उसी प्रकार अगर ठंड की बात करें कि ठंड नवंबर दिसंबर के समयकाल में यहाँ पर बहुत यानी सामान्य ठंड होती है, अधिक नहीं कहेंगे, सामान्य ठंड। कैसे है, सामान्य, और गर्मी बहुत अधिक है। जैसे मैं मालवा में बताया था गर्मी और ठंड सामान्य थी, ठीक है। उसी प्रकार मैंने आपको नर्मदा सोन घाटी में बताया था, ठीक है, कैसे बताया था, ठंड अधिक बताया, गर्मी सामान्य बताया था। उसी प्रकार अगर बात देखा जाए कि सतपुड़ा मेकल श्रेणी में गर्मी बहुत अधिक है लेकिन ठंड सामान्य है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप। अब नेक्स्ट बात करते हैं मौसम का टेम्परेचर, तापमान, कि सतपुड़ा मेकल श्रेणी में तापमान या टेम्परेचर कितना रहता है, अधिकतम कितना है, न्यूनतम कितना है, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं टेम्परेचर यानी अधिकतम की बात करेंगे तो यहाँ पे जो टेम्परेचर बहुत अधिक कह सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे कितना रहता है टेम्परेचर, 42.3 डिग्री
सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये अधिकतम है गर्मी के समय काल। ठीक है, आगे समझ में, यानी सतपुड़ा मेकल श्रेणी में टेम्परेचर कितना होता है 42.3 डिग्री सेल्सियस से कह सकते हैं 44 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। ये है अधिकतम। अब न्यूनतम की बात करते हैं। न्यूनतम यानी ठंड के समय कितने रहते हैं। ठीक है, तो ठंड के समय देखिए 10 से 12, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 10 डिग्री से 12 डिग्री तक रहती हैं ठंड के समय कह सकते हैं। ठीक है, यानी सामान्य की बात है। तो चलिए ये बात कर ली हमने किसकी, तापमान की। अब बात करते हैं मिट्टी की, कि यहाँ पर मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मिट्टी काली पाई जाती है, लेकिन काली मिट्टी के भी प्रकार है। समझ में आ गया होगा आपको कि काली मिट्टी 3 प्रकार की होती है, साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और छिछरी काली मिट्टी। तो यहाँ पे काली मिट्टी तो पाई जाती है, लेकिन काली मिट्टी का कौन सा प्रकार है जो सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए 3 प्रकार की काली मिट्टी में से एक प्रकार सर्वाधिक पाई जाती है, जिसका नाम है छिछरी काली मिट्टी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मैंने काली मिट्टी के 3 प्रकार बताए हैं आपको। ठीक है, साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और छिछरी काली मिट्टी। तो सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, छिछरी काली मिट्टी। ठीक है, क्योंकि ये एक सतपुड़ा पर्वतीय मैदान है, सॉरी पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब ये देखते हैं नेक्स्ट, कृषि कैसे की जाती है सतपुड़ा पठारों में। ठीक है, या सतपुड़ा मेकल श्रेणी में। तो व्यावसायिक कृषि की जाती है, व्यापारिक कृषि की जाती है। ठीक है, और नकदी फसलें उत्पाद की जाती हैं। ये भी याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, व्यापारिक कृषि की जाती हैं, व्यापारिक कृषि की जाती है, व्यावसायिक कृषि की जाती है और नकदी फसलें भी उत्पाद की जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। कृषि किस तरीके की जाती है, व्यापारिक की जाती हैं, व्यावसायिक कृषि की जाती है और एक नकदी फसलें भी उत्पाद किया। जैसे कि बात करें फसल कि कौन कौन से फसल उत्पाद करते हैं, कौन कौन सी फसल उत्पाद करते हैं। तो जैसे कि फसल यहाँ पे देखा जाए, सोयाबीन हुई। ठीक है, सोयाबीन, कपास, गन्ना, ठीक है, ज्वार, मक्का, बाजरा। क्लियर है। हालांकि बाजरा सर्वाधिक इस क्षेत्र में उत्पाद होते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्र में यहाँ पे भी होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो मैंने बताया आपको सोयाबीन, कपास हुआ, गन्ना हुआ। ठीक है, और आपको ये बता दो चावल भी उत्पाद होते हैं यहाँ पे। ठीक है, गेहूँ, तो ये याद रखिए आप। क्लियर हैं। तो ये फसल उत्पाद की जाती है। और दलहनिया तिलहनिया। ठीक है, दलहनिया तिलहनिया तो अपन को हर पठारों में पढ़ना है, तो याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि फसल के बाद वनस्पति की सतपुड़ा मेकल श्रेणी पठार में वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है। वनस्पति का जिक्र करते हैं। तो चलिए वनस्पति जैसे कि मैंने बताया कि कर्क रेखी के दक्षिण क्षेत्र या भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच का एरिया और भूमध्य रेखा और मकर रेखा का बीच का एरिया देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वनस्पति होती है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, पर्णपाती वन याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्लियर है, पतझड़ वाला जो है क्षेत्र ये कह सकते हैं। आए समझ में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, अब देखते हैं वृक्ष कौन कौन से हैं। वृक्ष यानी इसमें कौन कौन से। अब पर्णपाती की बात आ रही है, जिसके पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं या पत्ते गिर जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल सागौन हुआ, बांस हुआ, साल हुआ, पीपल हुआ, बरगद हुआ। ठीक है, इसके बाद पलाश हुआ, महुआ हुआ। ठीक है, ये अन्य जो कि इसी पठारों में पाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक यहाँ पे क्या पाया जाएगा, सागौन। क्लियर है, सागौन। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो मैंने बताया सागौन, साल। ठीक है, साल के बाद बताया बांस, महुआ, पीपल, बरगद, पलाश, अन्य आदि ले सकते हैं। ठीक है, ये वृक्ष या ये पौधे कहाँ पे होते हैं, सतपुड़ा मेकल श्रेणी में। ठीक है, तो ये मैंने बात की आपके वनस्पति और वृक्ष। तो वनस्पति कैसे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और उसमें हमने वृक्ष कौन कौन से देखे हैं, सागौन, साल, बांस हुआ, महुआ हुआ। ठीक है, पीपल, बरगद हुआ और पलाश हुआ। ये अन्य ले सकते हैं आप। ठीक है, नीम, जाम, आम, जामुन। ठीक है, ये तो आना ही है, ये तो 100% आप इसको कभी नहीं भूलना है। ठीक है, तो ये बात कर लिया हमने वृक्ष। अब बात करते खनिज कि सतपुड़ा मेकल श्रेणी में
कौन कौन सी खनिज और कौन कौन से जिले में पाई जाती है, तो उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं खनिज के बारे में। तो यहाँ पे देखिए ये है बालाघाट, बालाघाट है ये। तो बालाघाट में आपको बता दूं कि तांबा और मैग्नीज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, तांबा और मैग्नीज। और तांबे की बात करें, कॉपर की, तो ये 2018 MPPSC में बहुत ही सटीक क्वेश्चन पूछा था। जैसे कि बता दूं क्वेश्चन किस तरीके का था कि मलाज खंड किसके लिए प्रसिद्ध है। स्पष्ट क्वेश्चन था, मलाज खंड किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबे के लिए है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन बहुत बेसिक कवर करना चाहिए और बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। मलाज खंड एक खदान है तांबे के, कहाँ पे, बालाघाट में, ठीक है। उसी प्रकार आप यहाँ मैग्नीज की खदान भी बालाघाट में ही है, भरवेली की खदान, ठीक है, कौन से, भरवेली की खदान। तो इस पर भी हम बात करते हैं। चलिए देखते हैं कि खनिज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए बालाघाट में लोहा उत्पाद होता है, ठीक है। बालाघाट में कोयला भी उत्पाद होता है, वैसे कोयला मंडला में भी होता है, ठीक है। उसी प्रकार बात करें तांबा, मैग्नीज, ये कहाँ पे उत्पाद होता है, बालाघाट में, ठीक है। अब बात करते हैं, इधर आते हैं कहाँ पे, ये होशंगाबाद में। होशंगाबाद में बात करें तो होशंगाबाद में क्या उत्पाद होता है, होशंगाबाद में याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है होशंगाबाद, ठीक है, कि होशंगाबाद जिले में टंगस्टन, ठीक है, क्या है, टंगस्टन। टंगस्टन जो खनिज होता है वो उत्पाद होता है होशंगाबाद में, ठीक है। टंगस्टन याद रखिएगा, क्लियर है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपना बैतूल। यहाँ पे है बैतूल। बैतूल में देखिए क्या क्या उत्पाद होता है। बैतूल में प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम और देखिए पैराडाइस, प्लेटिनम, पैराडाइस, टीन भी याद रखिए, ग्रेफाइट भी याद रखिए। इसके बाद रंगीन ग्रेनाइट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रंगीन ग्रेनाइट बैतूल में है, ठीक है। और लाल ग्रेनाइट ग्वालियर में है और श्वेत ग्रेनाइट जबलपुर में है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, मैंने बताया कि श्वेत ग्रेनाइट जबलपुर में है, लाल ग्रेनाइट ग्वालियर में है, रंगीन ग्रेनाइट बैतूल में है, ठीक है। तो बैतूल में क्या है, रंगीन ग्रेनाइट है, और एक ग्रेफाइट है जिसे पेंसिल के नोक या सेल वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिए। इसके बाद बताया मैं टीन भी बैतूल में है, ठीक है। इसका प्लेटिनम भी बैतूल में है, ये याद रखिए आप। ये मैं खनिज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बताया कि बालाघाट में क्या है, तांबा हुआ, मैग्नीज हुआ, कोयला हुआ, ठीक है, कोयले के बाद लोहा हुआ, क्लियर है, ये क्या है, बालाघाट में। इसके बाद मैंने होशंगाबाद में टंगस्टन बताया है, बैतूल में आपको बताया है रंगीन ग्रेनाइट और ग्रेफाइट, टीन, प्लेटिनम, ठीक है, ये बताया मैंने बैतूल में। अब बात करते हैं नेक्स्ट बड़वानी में, कि बड़वानी में क्या पाया जाता है, ठीक है, कैल्साइट। बड़वानी में एक खनिज पाया जाता है कैल्साइट, ठीक है, कैल्साइट याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है खनिज, क्वेश्चन बहुत ही सटीक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया आपको खनिज के, खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं और कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं वो भी बता दिया। अब नेक्स्ट है उद्योग। उद्योग की बात करते हैं कि सतपुड़ा मेकल श्रेणी में कौन कौन से उद्योग है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट उद्योग की बात करें तो यही बालाघाट में देखिए तांबे की सबसे बड़ी खदान बोलते हैं हम, कौन से है, मलाज खंड की खदान। कहाँ पे है ये, बालाघाट में है, क्लियर है। तो सर्वाधिक बालाघाट में उत्पाद हो रहा है तांबा। अब देखिए मैग्नीज भी कहाँ उत्पाद हो रहा है, हमारे बालाघाट में ही है, क्लियर है। मैग्नीज की सबसे बड़ी खदान बालाघाट में स्थित है। भरवेली की खदान कौन सी है, भरवेली की खदान किसकी है, मैग्नीज की। और मलाजखंड की खदान किसकी है, तांबा की। इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट देखिए बुरहानपुर आइए आप यहाँ पे। बुरहानपुर में देखिए नेपानगर नाम सुना होगा आपने। बुरहानपुर के नेपानगर में अखबारी कागज मिल है, ठीक है। ये भी 2018 MPPSC में क्वेश्चन पूछा गया था, स्पष्ट क्वेश्चन पूछा था, नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, कागज के लिए या अखबारी के लिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये कहाँ पे है, नेपानगर, ठीक है। ये कह सकते हैं कि नेपानगर, बुरहानपुर के नेपानगर में अखबारी कागज मिल या अखबारी कागज मिल बनाए जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए इसी बुरहानपुर में चांदनी ताप विद्युत केंद्र है, ठीक है। क्या है,
चांदनी ताप विद्युत केंद्र है, जो कि 1953 में बनाया गया था। ठीक है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र 1953 बुरहानपुर में, जो कि तापी नदी के क्षेत्र वाला। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं और उद्योग। बड़वानी में देखिए, बड़वानी में चावल अनुसंधान केंद्र है, चावल अनुसंधान केंद्र है बड़वानी में। मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान केंद्र पूछ लिया जाए तो कहाँ पे बोलोगे आप? बड़वानी में। बड़वानी में कौन से क्षेत्र में? तलून। ठीक है, बड़वानी में एक छोटा सा गांव है तलून, वहीं पर है चावल अनुसंधान केंद्र। क्लियर है? अगर भारत में पूछ लिया जाए कि भारत का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ठीक है, नेशनल, तो ये है कटक में। कटक कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, अगर आपको विश्व का पूछ लिया जाए संसार का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ इंटरनेशनल, तो वो है एशिया महाद्वीप में एक देश है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी है मनीला में स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश देश का पहला मसाला पार्क, याद रखना है, एमपी का नहीं, पूरे भारत देश का पहला मसाला पार्क कहाँ है? छिंदवाड़ा में है। कहाँ पे है? छिंदवाड़ा में है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। अब बात करते हैं एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ है? छिंदवाड़ा में। एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ है? छिंदवाड़ा में है। ठीक है, तो छिंदवाड़ा में दो बात करी हमने, भारत का सबसे पहला मसाला पार्क छिंदवाड़ा में और एक एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में है। ठीक है, तो ये बात की हमने छिंदवाड़ा में। अब देखिए बैतूल में बताया था आपको ग्रेफाइट खनिज। ठीक है, और उसी से देखो क्या बनते हैं? पेंसिल और सेल बनते घड़ी के। क्लियर है? तो घड़ी बनाने का कारखाना कहाँ है? बैतूल में है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो कभी भी आप इसे मत भूलिएगा। ठीक है, और आपको हमेशा बोलता रहूँगा कि जब भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप काफ़ी किताब साथ में लेके बैठिए, ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से लिख पाओगे और अपना एक नोट्स बना पाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि और क्या क्या उद्योग हैं। ठीक है, होशंगाबाद में पेपर मिल है, या कह सकते हैं सिक्योरिटी पेपर मिल, जो कि होशंगाबाद में है, होशंगाबाद के अमलाई में है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर है? तो हमने कुल मिलाकर सतपुड़ा में कलशणी में उद्योग की बात कर ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? पर्यटन टूरिज्म सतपुड़ा प्लांटेड में कौन कौन से हैं? ठीक है, तो उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं पर्यटन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर्यटन। सबसे पहले देखिए पंचमढ़ी। ठीक है, सबसे अधिक आकर्षित करने वाला पर्यटन क्षेत्र कौन सा है? पंचमढ़ी। ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है पंचमढ़ी को। क्लियर है? तो ये भी याद रखिएगा आप। तो देखिए पंचमढ़ी में क्या क्या इतनी चीज़ें फेमस है जो कि बहुत आकर्षित करता, तो सुन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पंचमढ़ी, देखिए पंचमढ़ी में जटाशंकर हुआ, ठीक है, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखिए महादेव पर्वत है, जो कि सबसे ऊंची चोटी बोलते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महादेव पर्वत। क्लियर है? समझ में आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट बात करेंगे कि यहीं पे सनसेट पॉइंट है। ठीक है, सनसेट पॉइंट है पंचमढ़ी में। और पंचमढ़ी में और देखिए कि क्या क्या है। पंचमढ़ी में वाटरफॉल्स है, ठीक है, जलप्रपात है, जैसे कि अप्सरा, डचेट, वीफॉल और रजत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, जलप्रपात है, ये पंचमढ़ी में स्थित है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट बात करते हैं पर्यटन की ओर। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये है खरगोन। ठीक है, खरगोन में देखिए हमने तो बात की नर्मदा सोन घाटी में, जैसे महेश्वर हुआ, ठीक है, तो इसी में भी कर सकते हैं माहेश्वर। ठीक है, अब देखिए बड़वानी में, देखिए बड़वानी में क्या क्या पर्यटन स्थल है। ठीक है, एक तो है चोलगिरी और एक पार्श्वगिरी। ये बड़वानी में है, चोलगिरी व पार्श्वगिरी। ये जैन धर्म से रिलेटेड हैं, या हम कहते हैं आदिनाथ की जो मूर्ति है, 52 गजा के रूप में जानते हैं। 52 गज और 84 फीट जो मूर्ति है, किसकी है? आदिनाथ की। आदिनाथ कौन थे? ये जैन धर्म के प्रथम संस्थापक या जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कहते हैं, ऋषभ देव। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा अक्सर पूछ ले जाते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर है?
तो ये भी हो गया। इसके बाद बड़वानी में क्या चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने बताया बड़वानी में एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, बड़ी बिजासन माता का मंदिर बोलते हैं, जो कि बड़वानी से 56 किलोमीटर दूरी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बाउंड्री पे स्थित है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट खरगोन। खरगोन में ऊन में जो जैन धर्म से रिलेटेड है पावागिरी बोलते हैं, कहाँ पे है ये, ऊन यानी खरगोन। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिए। इसके बाद देखिए बुरहानपुर, कि बुरहानपुर में पर्यटन स्थल क्या है, आसिरगढ़ का किला। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य है आसिरगढ़ का किला। ठीक है, अब आपको बता दो आसिरगढ़ का जो किला है वो किसने बनवाया था। ठीक है, राजा आशा अहीर ने बनवाया था। ठीक है, और एक और थे फारूकी अली ने। ठीक है, तो ये भी याद रखिए कौन सी सदी में, 14वीं सदी में बना था। ठीक है, 14वीं सदी में, ये भी याद रखिएगा। आसिरगढ़ का किला कहाँ पे है, बुरहानपुर में। और आपको थोड़ी सी फैक्ट बता दो आसिरगढ़, कि आसिरगढ़ किले के क्षेत्र में आपको पता होगा कि इस किले को लास्ट एंडिंग में अकबर ने 1601 ईस्वी में जीता था। ठीक है, और इसी आसिरगढ़ किले को मध्य प्रदेश का दक्षिण द्वार व दक्षिण कुंजी कहते हैं। बाब ए दक्खल व कलोद ए दक्खल के नाम जानते हैं। क्या वो बताया मैंने आपको, बाब ए दक्खल व कलोद ए दक्खल, अर्थात बाब ए दक्खल का मतलब होता है दक्षिण द्वार। ठीक है, कलोद ए दक्कल का अर्थ होता है दक्षिण की पूंजी। ठीक है, क्लियर है, तो ये याद रखिए है, ये आपको बुरहानपुर के आसिरगढ़ के किले को कहा जाता है। कोई भी इस किले को जीतते थे तो उस टाइम पे दक्षिण का द्वार खोल दिया जाता था, इसलिए हम बोलते हैं दक्षिण का द्वार। क्लियर है, तो ये बात करना है अपने पर्यटन में। अब ये देखिए और क्या है पर्यटन आसिरगढ़। ठीक है, किले के जो पूर्वी क्षेत्र में आपको होता है मुमताज की कब्र। ठीक है, नाम सुना होगा आपने, मुमताज महल की कब्र कहाँ पे, आसिरगढ़। सबसे पहले वहीं रखी गई थी। इसके बाद 1632 से 1653 ईस्वी में जो कि आगरा का ताजमहल बना था, और उसके बाद वहाँ पे ले गए थे। ठीक है, मुमताज की कब्र। मुमताज का वास्तविक नेम था अर्जुन मंदो बानो बेगम। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, किनकी बेगम थी ये, शाहजहां, और शाहजहां का वास्तविक नेम था खुर्रम। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि बुरहानपुर में देखिए सबसे पहला जो यूनानी चिकित्सालय महाविद्यालय बुरहानपुर में स्थित है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं खंडवा की बात करते हैं। खंडवा में देखिए किशोर कुमार। ठीक है, किशोर कुमार की समाधि कहाँ पर है, किशोर कुमार की समाधि कहाँ पे है, तो ये याद रखना है खंडवा में। ठीक है, उसी प्रकार बात करूँ मैं माखनलाल चतुर्वेदी व सुभद्रा कुमारी चौहान की कर्मस्थली खंडवा में है। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, किशोर कुमार की समाधि खंडवा में है। और इसके बाद बताया आपको मैं कि माखनलाल चतुर्वेदी सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कर्मस्थली है वो खंडवा में है, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी का जन्मस्थली की बात करें तो वो होशंगाबाद में है। ठीक है, होशंगाबाद के कहाँ पे, बाबई में है। तो ये याद रखना है कि माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली होशंगाबाद के बाबई में है, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी की कर्मस्थली खंडवा में है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट बात करें कि आदमगढ़, नाम सुना है आपने, आदमगढ़ की गुफा होशंगाबाद में है। आदमगढ़ की गुफा होशंगाबाद में है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए सिरवल महादेव मंदिर, नाम सुना होगा आपने, सिरवल महादेव मंदिर जो कि खरगोन एरिया में आता है। वहाँ पे रावण ने अपना सिर अर्पित किया था, ऐसा कहा जाता है, याद रखिएगा आप। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट ये खरगोन के रावत खेड़ी में है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद कि सिवनी में देखिए, सिवनी में जो सिवनी एरिया है वहाँ पे एक पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। हम पर्यटन की बात कर रहे हैं, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। और सिवनी में भैरवथान का किला है, और सिवनी में भीमगढ़ का बांध, ये मिट्टी का बांध बना है। ठीक है, सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है भीमगढ़ में। ठीक है, सिवनी में स्थित है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए रामनगर में हरदय शाह का किला है। ठीक है, रामनगर में हरदय शाह का किला है। कहाँ पे है? सिवनी में। क्लियर है। और आपको पता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लेन
ठीक है, मोगलीलैंड स्थापना की गई है, याद रखना है। और उसी मोगलीलैंड पे एक बुक लिखी थी, द जंगल बुक। कौन सी बुक लिखी थी? द जंगल बुक, याद रखिएगा। द जंगल बुक किसने लिखी थी? तो रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी। और इसी बुक को प्रकाशित 1893 में की गई थी, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बुक को कब प्रकाशित की गई थी? 1893 में। कौन सी बुक? द जंगल बुक। किसने लिखी थी? रुडयार्ड किपलिंग ने। लेकिन इसी बुक में चित्र रचनाकार, जैसे कि आप देखा होगा उस बुक में जो चित्रण है, उस बुक में जो चित्रण वो किसने चित्रण किया था? तो रुडयार्ड किपलिंग के पिताजी, जिनका नाम था जॉन वाकलुक किपलिंग। ठीक है, तो ये नाम अजीब से है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, मंडला में बढ़ते हैं। ठीक है, कि मंडला में क्या फेमस है? मंडला में देखिए मोती महल है, बघेलियन महल है, मंडला में है। ठीक है, मंडला का दुर्ग कहाँ पे है? मंडला में है। किसने बनवाया था? तो ये भी याद रखना है। क्लियर है? मंडला का दुर्ग किसने बनाया था? राजा नरेश शाह ने बनवाया था। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट यानी पर्यटन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए बुरहानपुर। ठीक है, बुरहानपुर में आपको बता दिया मैं, यहाँ पे एक प्रमुख नदी निकलती है। कौन सी? तापी नदी। हालांकि नदियों का जिक्र नहीं किया है, लेकिन हम नदियाँ बताएंगे आपको। ठीक है, हम टॉपिक छोड़ दिए थे नदियाँ का, लेकिन नदियाँ बताएंगे। क्लियर है? तो ये है कुल मिलाकर पर्यटन स्थल। ठीक है, किसके हैं? ये सतपुड़ा मेकलसणी के पर्यटन स्थल। अब बात कर लेते हैं नदियाँ हम बताए नहीं है, बीच में छूट गए हैं। तो नदियाँ सुन लीजिए, कौन कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती। ठीक है, देखिए सबसे मेन नदी है यहाँ पे, कौन सी है? तापी नदी। कौन सी है? तापी। सूर्यपुत्री कहा जाता है ताप्ती नदी को। ठीक है, ये याद रखिए। ये सतपुड़ा मेकलसणी को दो भागों में बांटते हुए निकलती है। यहाँ देखो, ये बैतूल के मुल्ताई वर्धन शिखर नामक एक स्थान है, पर्वत, वहीं से निकलती है। कौन सी नदी? तापी नदी। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे पूर्णा नदी भी यहीं से निकलती है। ठीक है, शिवा नदी भी निकलती है, जो कि ताप्ती की सहायक है। इसके बाद देखिए सिवनी के परसवाड़ा से निकलती है वेनगंगा। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे देखिए आप पेंच एरिया से निकलती है वर्धन शिखर से वर्धा नदी। वर्धन शिखर से कौन सी निकलती है? वर्धा नदी। और इसी सिवनी से पेंच नदी निकलती है। कौन सी नदी? पेंच। क्लियर है? इसके बाद देखिए कौन कौन सी नदी हैं। यहाँ पे देखिए बड़वानी एरिया में एक नदी, गोई नदी सुना होगा आपने, जो कि नर्मदा की सहायक बनती है। क्लियर है? और नेक्स्ट देखिए खरगोन जिले में साटक नदी और कुंदा नदी, तो इस पठार से निकलती। कौन कौन सी नदी का नाम लिया मैंने आपको? साटक नदी खरगोन से, कुंदा नदी खरगोन से। बहुत ही मेन फैक्टर है, आप नोट कर लीजिए कि खरगोन कौन सी नदी किनारे बसा हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुंदा नदी, याद रखिएगा। ठीक है, कुंदा नदी। क्लियर है? तो ये आप क्लियर कर लीजिए। इसके बाद बताया मैंने आपको ताप्ती नदी, शिवा नदी, पूर्णा नदी, वर्धा नदी, पेंच नदी, वेनगंगा नदी। आपको बता दूं वेनगंगा नदी और वर्धा नदी ये आपस में महाराष्ट्र में जाकर आदिलाबाद सुना होगा। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र का एक जिला है। यहाँ पे छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र की बाउंड्री पे है गढ़चिरौली जिले में मिलती हैं, तो प्राणहिता कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वेनगंगा और वर्धा नदी का मिलन स्थल को क्या कहते हैं? प्राणहिता कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट बात करते हैं, ये नदियाँ हो गई, तो कुल मिलाकर हमारे पठार कंप्लीट हुए। अब आपको मैं खरगोन में कुछ और पर्यटन स्थल है, जैसे कि नवग्रह का मंदिर है। ठीक है, सूर्य नारायण मंदिर है, नवग्रह का मेला भी लगता है। क्लियर है? कुंदा नदी किनारे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप, कहाँ पे है ये? खरगोन में। ठीक है, तो ये हमारे कुल मिलाकर सतपुड़ा मेकलसणी के फैक्ट क्लियर हो गए, या टॉपिक क्लियर। अब इसके मुख्य पॉइंट देख लीजिए। जैसे कि मुख्य पॉइंट क्या है कि सिवनी जो जिला है वो मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। सिवनी जिले को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। ठीक है, ये इससे कुछ फैक्ट निकालते हैं, तो क्लियर कर लीजिए। अब बात करते हैं पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, एमपी के हाई पीक पॉइंट कौन सा है? महादेव। ठीक है, महादेव पर्वत में एक चोटी है धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़। 1350 मीटर ऊंचाई है उसकी, मीटर ऊंचाई है। क्लियर है? कौन सी है? धूपगढ़।
धूपगढ़, याद रखिए कौन सी पहाड़ी में है, महादेव पहाड़ी में। कौन सी पर्वत श्रृंखला में, सतपुड़ा मेकल श्रेणी में, ठीक है। कौन से जिले में है, ये होशंगाबाद के पंचमढ़ी महादेव पर्वत में स्थित धूपगढ़ चोटी 1350 मीटर ऊंचाई है। दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, दूसरी ऊंची चोटी अगर पूछ लिया है तो वो है यहीं पर है, यहाँ पर है होशंगाबाद में, होशंगाबाद और बैतूल के क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। चौरागढ़ करके सुना होगा आपने, चौरागढ़, ठीक है। 1326 मीटर ऊंचाई है, कितनी है, 1326 मीटर ऊंचाई है। तो ये भी आप याद रखिएगा, बहुत ही मेन फैक्ट है, ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश में 2 ही ऐसे पर्वत है मुख्य रूप से, एक तो सतपुड़ा है और एक विंध्याचल है। तो उसे हम बहुत बेसिक तरीके से पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम में, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारा सतपुड़ा मेकल श्रेणी का पठार कंप्लीट होता है और आज के लिए हम ये पठार यहीं तक रखेंगे। अगर हमारा ये वीडियो और हमारा जो बेसिक, जो कि बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं, अगर ये समझ में आ रहा होगा आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप बहुत ही कंजूस करते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो जो भी आपको मिलेंगे उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो में जो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो की जो भी लिंक वहाँ पे आपको पूरी मिल जाएगी, जो भी लिंक है, ठीक है। तो उसे भी आप देख लीजिए, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड जय हिंद, जय भारत।